हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पर स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एरिल हैलाइड। इससे पहले हम एरिल हैलाइड का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नाम क्या था, एरिल हैलाइड का इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन मेथड। अगर आपने अभी तक इस फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर इस फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो होगी किसके बारे में, एरिल हैलाइड की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, जो एरिल हैलाइड होते हैं वो कौन सी रिएक्शन दिखाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। अब बात करते हैं कि ये है मेरा एरिल हैलाइड और ये है एक विनाइल हैलाइड। एरिल हैलाइड है और ये है विनाइल हैलाइड। अब बात ये आती है कि ये SN1 या फिर SN2 रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, ये दोनों ही टाइप की रिएक्शन नहीं दिखाते। कौन, एरिल हैलाइड। तो इसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन ये होगा कि हमें पता है कि इस बेंजीन रिंग पे जो हैलोजन एटम प्रेजेंट होता है उसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। 3 पेयर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट होंगे किसके पास है, इस हैलोजन एटम के पास। और ये क्या करेंगे, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। किस तरीके से, तो पहले हम एरिल हैलाइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को बना के समझते हैं। तो देखिए, ये है एरिल हैलाइड और सबसे पहले हमें पता है कि जो एरिल हैलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे, यानी ये अपने लोन पेयर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे रिंग में। और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज लेके आएंगे, नेगेटिव चार्ज। जहां से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है वहां पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जहां पे होगी वहां पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये आ चुका है डबल बॉन्ड और ये हो गया है X, ये लोन पेयर्स हैं। और साथ में कौन सा चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। इस तरीके से होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से कॉन्जुगेशन होगा और ये यहाँ आएंगे इलेक्ट्रॉन से और अगले वाले इलेक्ट्रॉन से नेक्स्ट कार्बन पे क्या होंगे, शिफ्ट होंगे। तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो किस तरीके की होगी, बेंजीन रिंग और ये X विद पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और आ जाएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है फिर से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा कुछ इस तरीके से। और अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनेगी, एक तो बन जाएगी क्या, ये रिंग और यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड X पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट लास्ट स्टेप में क्या होगा, ये चार्ज फिर से क्या हो जाएंगे, मेरे इस X पॉजिटिव के ऊपर शिफ्ट होंगे और इसको न्यूट्रल बना देंगे। इसका मतलब है जो लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो कैसी हो जाएगी, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या जाएगा, ये हैलोजन एटम फिर से। इसका मतलब है यहाँ पे मैंने एरिल हैलाइड की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, तो मैंने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, इस विनाइल हैलाइड की भी बातें कर लेते हैं। ये है X, ये बिल्कुल किसकी तरह दिख रहा है, एरिल हैलाइड की तरह दिख रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और उसके बाद में क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये भी क्या करेंगे बच्चों, इन्वॉल्व होंगे किसके अंदर, रेजोनेंस के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और ये आएंगे यहाँ पे और ये आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड और X पॉजिटिव आ जाएगा। विनाइल हैलाइड ने क्या बनाए हैं, सिर्फ और सिर्फ कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई हैं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा है कि जो एरिल हैलाइड होता है उसकी स्ट्रक्चर जो होती है, जैसे रेजोनेंस का जो टाइप होता है वो बिल्कुल विनाइल हैलाइड के जैसा ही होता है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे क्या बन रही हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और सेकंड में बन रही हैं
सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन और इस X के बीच में कौन से कैरेक्टर आ रहे हैं, तो इन्हें कहेंगे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। लेकिन ये कैरेक्टर परमानेंट भी नहीं है, तो हम कहेंगे इन्हें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहेंगे। तो हमें दिखाई दे रही है कि मेरे पास ये जो 3 रिंग हैं उनमें मुझे क्या दिख रहे हैं, ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जी के बारे में, तो बॉन्ड एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो किस तरीके से होगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनकी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा होंगे। सेकंड बात करते हैं किसके बारे में, डबल बॉन्ड के बारे में, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होती है और उसके परसेंट एस कैरेक्टर भी क्या होते हैं, कम होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं सिंगल बॉन्ड की, तो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है किसके बीच में, इस कार्बन और एक्स के बीच में। इसका मतलब है जब आप क्या करेंगे बच्चों, इस पर कोई न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाएंगे, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास ये डबल बॉन्ड है और ये एक्स है विद पॉजिटिव चार्ज, और मैंने कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई है, ठीक है। मैं चाहती हूं कि इस रिंग पर कौन अटैक करे, इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, और जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, तो ऐसे में क्या होगा, कहाँ अटैक करता है, जब भी हम SN1 करवाते थे एरिल हैलाइड में, एल्किल हैलाइड में, या फिर SN2 करवाते थे, तो क्या होता था सबसे पहले, SN1 में तो सबसे पहले क्या होता था, ये जो X का मॉलिक्यूल है, यानी ये X एटम है, ये बाहर निकलता था, ये बाहर निकलता था, ये होता था। या फिर SN2 में क्या होता था, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था, उसके बाद X बाहर निकलता था। तो दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा था, कार्बन और इस हेलोजन के बीच का बॉन्ड क्लीवेज हो रहा था। अगर ये बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है तो क्या करने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और इस एनर्जी के लिए क्या करना होगा बच्चों, जितनी ज्यादा एनर्जी देते हैं क्या होता है, प्रोडक्ट उतना ही अनस्टेबल बनता है। तो इसका मतलब है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से यहाँ पे हम नॉर्मली न तो SN1 करवा पाएंगे और न ही SN2 करवा पाएंगे, दोनों ही नहीं हो पाएंगे। किसकी वजह से, इस पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। अगर मैं ये कहूं कि इन दोनों में डिफिकल्ट किसके ऊपर SN होना है, तो हम बात करते हैं कि इस एरिल हैलाइड में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिली हैं वो 5 हैं। इसका मतलब ये होगा कि कार्बन और एक्स के बीच का ये जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा प्रेजेंट होंगे, ज्यादा होंगे तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। इसका मतलब है एरिल हैलाइड पर SN करवाना, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना डिफिकल्ट होगा, किससे, विनाइल हैलाइड से। कंपैरेटिवली हम विनाइल हैलाइड पे क्या करवा पाएंगे, SN करवा पाएंगे। डिफिकल्ट तो इस पे भी होगा, लेकिन एरिल हैलाइड की कंपैरिजन में क्या होगा, कम डिफिकल्ट होगा। इसीलिए जो एरिल हैलाइड होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन पर SN1 और SN2 नहीं दिखाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट करनी होगी ताकि हम नॉर्मली क्या करवा सके, ये रिएक्शन प्रोसीड करवा सके। चलिए तो बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की कि वो SN1 या फिर SN2 किस तरीके से शो करते हैं। देखिए, मैंने एक कंडीशन ली है कि हम यहाँ पे एरिल क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवाएंगे, वाटर से करवा रहे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कंडीशन ली है बच्चों, क्या, एक्वस NaOH के प्रेजेंस में मैं ये करवा रही हूँ, ठीक है। तो हमें पता ही है यहाँ पे Na पॉजिटिव होगा और OH होगा नेगेटिव। इसका मतलब है इस एरिल हैलाइड पर कौन अटैक करने वाला है, तो हमें अच्छे से पता है यहाँ अटैक करेगा ये OH माइनस, यानी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल है।
ठीक है, लेकिन ये क्या होगा बच्चों, इस बॉन्ड को क्लीव करना आसान नहीं होगा, जो कार्बन और किसके बीच में होगा, हेलोजन के बीच में। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से दिखाऊं तो देखिए ये ऐसे होगी। अब इस कार्बन और इस हेलोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होगा। ऐसे में हम क्या करेंगे, एक टेम्परेचर लेंगे और वो करीबन होगा 613 केल्विन टेम्परेचर। और साथ ही साथ एक और कंडीशन लेंगे, वो लेंगे हाई प्रेशर की कंडीशन। हाई क्या है, प्रेशर की कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे ली है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो बच्चों इस कंडीशन पे आराम से ये OH नेगेटिव अटैक करेगा, यानी ये OH नेगेटिव अटैक करेगा यहाँ और Cl निकल जाएगा बाहर की तरफ। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ये है फिनोल। मुझे क्या मिल जाएगा, फिनोल। मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बात ये है कि एरिल हैलाइड में पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से हम नॉर्मल कंडीशन पर क्या नहीं करवा सकते हैं, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करवा सकते हैं। अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, यानी न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन करवाना है, तो ऐसे में मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे स्पेशल कंडीशंस लेनी पड़ेंगी। उन्हीं कंडीशंस पे हम क्या कर सकते हैं, SN रिएक्शन को प्रोसीड करवा सकते हैं। तो ये हो गया उसका फर्स्ट एग्जाम्पल। फिर लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम एरिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं, किससे, अमोनिया से। एरिल क्लोराइड की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम, यहाँ पे अमोनिया से करवा रहे हैं। और साथ में ले रहे हैं बच्चों यहाँ पे कंडीशन। क्या कंडीशन लेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे करीबन 413 केल्विन। ठीक है, और मुझे रिएक्शन किससे करवानी है, मुझे इस अमीन से करवानी है, यानी अमोनिया से करवानी है। तो हमें पता है कि अमोनिया को जब हम ब्रेक करते हैं तो ये H+ और NH2 नेगेटिव में ब्रेक होगी। इसका मतलब है इस रिएजेंट के अंदर या फिर अटैकिंग स्पीसीज के अंदर जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो है NH2 नेगेटिव। ठीक है, अब मैंने टेम्परेचर भी यहाँ पे ले रखा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो अटैक करेगा कार्बन पे और इस Cl को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, C6H5 और NH2। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को शो करूं तो बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है एनिलीन। यानी हम क्या कर सकते हैं, एनिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट कंडीशन क्या है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए और साथ ही साथ हाई प्रेशर होना चाहिए। इसी कंडीशन पे क्या होगी, ये SN रिएक्शन प्रोसीड होगी। SN रिएक्शन करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पेशल कंडीशन यानी हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट का क्या असर पड़ता है, सब्स्टिट्यूएंट किस तरीके से इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाने में मदद करते हैं, उनकी बातें करते हैं। अब है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये हमारी होगी अगली हेडिंग। इसका मतलब है हम क्या करेंगे, हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव देखेंगे कि हम प्रतिस्थापी अगर कैसे लगा देंगे। दो तरीके के प्रतिस्थापी होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और दूसरे होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगाएंगे तो मेरे एरिल हैलाइड के रिंग पर क्या असर पड़ने वाला है, वो किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं,
हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हैं किस पर, एरिल हैलाइड पर, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा, उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो ग्रुप प्रेजेंट है। फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट क्या है, तो मेरे पास है कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। मेरे पास है एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, किस पे लगा हुआ है, एरिल हैलाइड पर लगा हुआ है। तो देखिए मैंने कहा ये बेंजीन रिंग है और उस पर लगा रखा है मैंने क्या, X, ठीक है। और यहाँ पे पास में मैंने क्या लगा रखा है, तो मैंने लगा रखा है यहाँ पे NH2 लगा रखा है, या फिर मैं कह दूं मैंने यहाँ पे OH लगा रखा है, या फिर मैं कह दूं यहाँ पे मैंने CH3 लगा रखा है, या फिर यहाँ पे मैं क्या कह दूं मैंने टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप लगा रखा है। ये सारी कंडीशंस मैंने ले रखी हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमें पता है और लिख भी दिया है कि ये सारे ग्रुप कैसे हैं, तो ये हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यानी ये क्या करेंगे, ये काम करेंगे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको देने की, बेंजीन रिंग को देने की। ये क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग को देंगे। अब ये जो बेंजीन रिंग है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी इन सब्स्टिट्यूएंट को लेने के लिए, तो देखिए होगा क्या, मुझे करवाना है इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक, इस रिंग पर यानी एरिल हैलाइड पर मुझे क्या करवाना है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं ये क्या करेंगे, ये मेरी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, इससे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगी, इस रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब सवाल ये आता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, तो देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है किसी भी ऐसा कैरेक्टर जिसमें क्या होगा, किसी भी कंपाउंड में किसी भी रिंग के अंदर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है, डेंसिटी है, वो ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, बढ़ चुकी है, ठीक है। एक वर्ड और आता है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती है, एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी वजह से क्या हो जाए, मेरी रिंग की या मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे, वो कौन सा कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का कैरेक्टर है। अब हम अटैक कर किसका करवा रहे हैं, यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा रहे हैं, किस पर, एरिल हैलाइड पर करवा रहे हैं। अब ये कैसा है, ये नेचर में है न्यूक्लियोफिलिक, कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफाइल है, या इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, सेम है, अभी तो कांस्टेंट है, न तो कम है न ही ज्यादा है। तो हम किसको देखेंगे, इस बेंजीन रिंग पर लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। मुझे पता है इसको तो जाना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, तो किस पर डिपेंड करेगी मेरी रिएक्शन, इस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पर डिपेंड करेगी। अब क्या हो रहा है, हमने जैसे ही क्या किया, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे लगा दिए हैं, तो इस सिचुएशन में क्या हो चुकी है, मेरी रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, इसका मतलब है ये न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ चुकी है। तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं करेगा, ये इस पर अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा कौन सी साइट पे अटैक करता है, उस साइट पे अटैक करेगा जिसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होती है। जबकि उल्टा बात करें तो कोई इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उस रिंग पर या उस कार्बन पे अटैक करेगा जिसकी क्या होगी, जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी। लेकिन हम जिस पर अटैक करवा रहे हैं उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को किससे बढ़ा रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप से बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में जो Sn है, इलेक्ट्रॉन यानी मैं कहूँ क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो क्या हो जाएगी, ये होने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। पहले तो कम थी ही, और भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जब हम क्या लगाएंगे, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे तब। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाने पर तो क्या हो चुकी है, Sn कम हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है। अब हम लगाते हैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
तो देखते हैं कि इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सेकंड होगा सेकंड है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है, यानी ये कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले होते हैं। तो देखिए ये है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड है। इस एरिल हैलाइड पर मैं सब्स्टिट्यूएंट लगा देती हूँ बच्चों, क्या मैंने लगा दिया है, जैसे NO2 लगा दिया है, जैसे मैंने CF3 लगा दिया है, जैसे मैंने क्या लगा दिया है यहाँ पे CHO ग्रुप लगा दिया है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा दिया। ऐसे ग्रुप मैंने क्या कर दिए हैं, अटैच कर दिए हैं किससे, मेरी बेंजीन रिंग से। ये सारे कैसे हैं, तो ये सारे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पता कैसे चलता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का पता करने का आसान तरीका है कि इस कार्बन से जो अटैच क्या है एटम है वो कौन है, पहले है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है, इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है। हमें पता है पीरियोडिक टेबल से, आवर्त सारणी से, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो क्या नहीं करने देगी, जो डबल बॉन्ड की क्या है करेक्टर है, यानी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कहाँ नहीं जाने देगी, रिंग में नहीं जाने देगी, बल्कि क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग से खींचने का काम करेगी। कौन, ये NO2 ग्रुप। अगर मैं बात करूं किसके बारे में, CF3 के बारे में, तो देखिए ये कौन है, ये कार्बन जो है वो अटैच है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, 3 फ्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जाने नहीं देंगे बल्कि खींचने का काम करेंगे। सेम बात करते हैं CHO ग्रुप के लिए। तो अगर इसके स्ट्रक्चर में बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होगी। तो क्या है, कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है किससे, बेंजीन रिंग से, उसके पास जुड़ी हुई है ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को खींचने का काम करेगी। इसका मतलब है ये ग्रुप भी किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह। लास्ट में क्या है, लास्ट में है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या है, रिंग से कनेक्टेड है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसका मतलब है ये सारे ग्रुप जो मैंने ऑर्थो पोजीशन पे लगा रखे हैं वो सारे ग्रुप कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने कहाँ पे लगा रखे हैं, इस ऑर्थो पोजीशन पे लगा रखे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का काम करेंगे, मतलब खींचेंगे, और जैसे ही खींचेंगे तो इसकी बेंजीन रिंग की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो तो कम हो जाएगी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी एक दूसरे की जस्ट अपोजिट होंगी। बेंजीन रिंग की क्या हो चुकी है, एरिल हैलाइड की इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ चुकी है। ऐसे में जब हम इसका अटैक करवाएंगे किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, किससे करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करवाएंगे, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आराम से क्या करेगा बच्चों, ये आराम से इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि मैंने इस रिंग की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, बढ़ा दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, जो रिएक्शन क्या हो रही थी बच्चों, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी के साथ हो रही थी, मतलब उसके होने की जो टेंडेंसी थी काफी कम थी। कब, जब वो सिंपल हो रही थी, और जब हम क्या लगा रहे थे, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहे थे, तो ये टेंडेंसी और भी ज्यादा कम हो रही थी, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं, तो ये टेंडेंसी जो पहले कम हो रही थी अब ये क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। यानी हम स्मूथली क्या करवा पाएंगे, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर एरिल हैलाइड की ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे, क्योंकि मेनली इन्हीं पोजीशन पे कौन सा इफेक्ट दिखाई देता है हमें, -R दिखाई देता है, तो -R जो होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होता है ऑर्थो और पैरा पे। तो ऑर्थो और पैरा पे अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, तो कोई रेजोनेंस दिखाने वाला होना चाहिए। तो ऐसे में
हम क्या करेंगे, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आराम से करवा पाएंगे। अब मुझे उतने टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हम स्टार्टिंग नॉर्मल रिएक्शन में ले रहे थे। अब जैसे जैसे आप ग्रुप को अटैच करते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो समझते हैं एक एग्जांपल से। ये है 3 रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखो ऑर्थो और पैरा पे ही मैंने NO2 बनाया है। तो समझिए इस बात को, बेंजीन रिंग है और इस रिंग पर लगा हुआ है क्या, X है, और ये NO2 लगा हुआ है कुछ इस तरीके से। हमें पता है, हमने समझ लिया है कि जब कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो 3 पोजीशंस पे आएगा। इसका मतलब ये है कि जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो अप्रोच तो किससे करेगा, इसी कार्बन पे करेगा, बट कंडीशन ये है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है वो क्या है, जस्ट लाइक सर दर्द है। तो इसे कम करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना पड़ेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने लगाया है वो डबल, सिंगल, डबल से क्या है, रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि NO2 ग्रुप जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेगा। तो ये कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, -R दिखाएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो मैंने लगा रखा है, ये इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। स्टेबल का मतलब है न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जाएगा। अगर मैं पहली बार लगा रही हूं तो टेम्परेचर कितना है, 413 केल्विन टेम्परेचर है। पहले टेम्परेचर कितना लेते थे हम, ज्यादा हाई टेम्परेचर लेते थे। जैसे ही मैंने NO2 ग्रुप को यहाँ लगाया तो प्लस क्या दिखाई देगा मुझे, -R इफेक्ट दिखाई देगा। -R दिखेगा तो ये नेगेटिव चार्ज जो आएगा वो क्या करेगा, कम होने की कोशिश करेगा। और जैसे ही कम होने की कोशिश करेगा तो हम रिएक्शन करवा देंगे। अब रिएक्शन से बनेगा क्या उसकी बात करते हैं। वो जो ये है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेस होता है और इसका काम होता है OH- देना। ये OH- क्या करेगा, अटैक करेगा किसके ऊपर, मेरे इस कार्बन के ऊपर, इस पर अटैक करेगा और इस Cl को बाहर निकाल देगा। तो इसका मतलब है रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिएक्शन होगी यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप आ जाएगा और NO2 ऐसे के ऐसे। ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या हो रहा है, सेकंड में आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है, ले लेते हैं यहीं पे भी वही सेम, क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी क्या करेगा, OH नेगेटिव का अटैक करवाएगा। कहाँ अटैक करवाएगा, यही अटैक होगा। लेकिन अब की बार ये देखिए टेम्परेचर जो है ना वो कम हो चुका है। टेम्परेचर पहले कितना था, 413 केल्विन था, अब 403 केल्विन हो गया है। उसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है कि अब की बार जो ये 2 ग्रुप लगे हुए हैं वो दोनों ग्रुप क्या दिखा रहे हैं, -R दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं, 2 ग्रुप -R दिखा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, इससे रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी और भी कम हो जाएगी, यानी इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी। अगर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ रही है तो इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का क्या होगा, पूरा चांस मिलेगा, पूरी टेंडेंसी होगी
कि ये इस Cl को क्या कर दे, कम ही टेम्परेचर में बाहर निकाल दे। और जैसे ये बाहर जाएगा तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट होगा ये बेंजीन रिंग, यहाँ OH ग्रुप होगा, ये NO2 है और ये भी क्या है, NO2। ये है मेरा प्रोडक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब की बार मैंने क्या किया है, NO2 ग्रुप को कहाँ लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया है। NO2 ग्रुप को कहाँ लगा दिया है, यहाँ लगा दिया है और यहाँ पे, यानी मैंने दोनों ऑर्थो पे और पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया है, NO2 ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो -R दिखाता है उस ग्रुप को मैंने अटैच कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी -R होगा, मार्कर चेंज करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, -R होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, -R और ये भी -R। अब ये रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी तो जबरदस्त कम हो चुकी है, बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए मुझे जो टेम्परेचर लेना पड़ेगा वो कम टेम्परेचर होगा, काफी कम हो चुका है ऊपर वाले की कंपैरिजन में। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये जो Cl एटम है यानी हेलोजन एटम है वो आराम से बाहर निकल जाएगा कम ही टेम्परेचर पे। तो ये हो गया NO2 और यहाँ पे भी NO2 और ये होगा NO2। मुझे क्या मिल गए हैं, 3 टाइप के प्रोडक्ट। अब सवाल ये आता है कि अगर मैं इनको नंबरिंग दे दूं, ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकंड नंबर और ये है थर्ड नंबर, तो तीनों रिएक्शंस में से कौन सी इजीली हो पाएगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच रिएक्शन इज प्रोसीड इजीली, कौन सी रिएक्शन आराम से हो पाएगी। तो क्या होंगे, ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाली, बी ऑप्शन होगा क्या सेकंड वाली, सी ऑप्शन होगा क्या फर्स्ट सेकंड बोथ, और लास्ट डी ऑप्शन हो जाएगा क्या ओनली थर्ड। ये क्या है, ऑप्शंस हैं। तो हमें पता है कि मेरी रिंग के ऊपर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे और स्पेशली वो वाले इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो रेजोनेंस दिखा रहे होंगे, तो ऐसे ग्रुप क्या करेंगे बच्चों, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेंगे। नेगेटिव चार्ज जितना स्टेबल होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी ही आसानी से हो पाएगी। इसका मतलब है कि थर्ड वाला जो होगा वो रिएक्शन क्या होगी, आसानी से प्रोसीड होगी। कौन सी रिएक्शन करेंगे, ये SN रिएक्शन यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। तो आज हमने पढ़ा है किसके बारे में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, इसमें हमने किस किस चीज को कवर किया है, सबसे पहले तो है रेजोनेंस के बारे में कवर किया है। देखिए अभी तक अगर आप लोग रेजोनेंस के बारे में नहीं जानते हैं और आप सीखना चाहते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, क्योंकि बिना रेजोनेंस को सीखे हम क्या नहीं कर सकते, रिएक्शन पर अप्रोच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और रेजोनेंस टॉपिक को अच्छे से वहां पे पढ़िए। वहां पे मैंने बता रखा है कि रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से क्या करती है, कंपाउंड पे डिपेंड करती है, वो सारी बातें वहां पे डिटेल में डिस्कस की गई हैं। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये लगता है कि हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी प्रकार से बेनिफिशियल है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।